डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA के प्रश्न पत्र 6 की इकाई 30 हिंदी आलोचना का विकास के बारे में बात करेंगे। इस इकाई के पहले वीडियो में हमने हिंदी आलोचना के विकास में शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब इस इकाई के दूसरे भाग में हम शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के बारे में जानकारी प्राप्त बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करें शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की, तो हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर पाया और इसका श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। शुक्ल युग से पूर्व दोष दर्शन, गुण कथन, निर्णय और तुलना जैसे स्थूल तत्वों को प्रमुखता दी जाती थी, पर आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना में विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, विवेचन और निगमन जैसे तत्वों को प्रमुखता दी, जिनमें आलोचक की तटस्थता का तत्व भी निहित था। कवि विशेष के सामान्य गुण दोष प्रकट करने के साथ ही उसके काव्य की मूल प्रवृत्तियों और उसमें निहित शाश्वत तत्वों की छानबीन भी की गई। कृति को देश काल सापेक्ष रखकर परखा गया और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी गई। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकाश में नए पश्चिमी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी स्थान दिया गया। समीक्षा की इस नई परिपाटी को जन्म देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है। इसीलिए इस युग को शुक्ल युग के नाम से जाना गया। इस युग में समीक्षा के लिए जो मानदंड और शैली अपनाई गई उनमें प्रमुख है सुरुचि और नैतिकता, शास्त्रीयता एवं व्यक्तित्व के अध्ययन, तुलना और निर्णय, देश काल की समीक्षा, जिसमें पहला सुरुचि और नैतिकता में देखें तो इस युग के आलोचकों ने साहित्य की नैतिक उपयोगिता को स्वीकार किया और कला में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा की हिमायती रहे। उपदेश की वृत्ति के अनुकूल इन आलोचकों ने मुक्तक और गीत की अपेक्षा महाकाव्यों को अधिक महत्ता दी। इन आलोचकों ने माना कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। साधारीकरण का सिद्धांत भी उन्होंने स्वीकार किया। यही वजह रही कि इस युग में केशव, कबीर और रीतिकालीन कवियों का महत्व कम माना गया। जयसी की अपेक्षा कबीर के रहस्यवाद को तथा तुलसी की तुलना में सुर को कम आंका गया। हालांकि बाद में शुक्ल जी ने सुर संबंधी अपनी मान्यताओं का खंडन किया। सुरुचि और नैतिकता के बाद हम बात करें शास्त्रीयता की, तो इस कोटि की आलोचना की विशेषता है काव्य शास्त्रों के अनुसार चलना। इस युग के आलोचकों ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के तत्वों का उपयोग किया है, लेकिन शुक्ल जी की तरह में समन्वय नहीं कर सके। उन्होंने रस, अलंकार, गुण, वृत्ति आदि का भी उपयोग किया तथा साथ ही कल्पना, अनुभूति आदि पाश्चात्य तत्वों को भी ग्रहण किया। हिंदी में कहानियों, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों पर इस युग में शास्त्रीय समालोचना बहुत कम हुई। उपन्यासों की आलोचना में वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य आदि तत्वों का पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार हुआ है। जैसे जनार्दन प्रसाद झा द्विज रचित प्रेमचंद की उपन्यास कला,
कहानी और निबंधों के संग्रहों की भूमिकाओं में भी इन विधाओं की तात्विक समीक्षाएं हुई है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल शिलामुख आदि के कहानी संग्रहों की भूमिकाएं इसके अच्छे उदाहरण हैं। वैज्ञानिक समालोचना जिसमें शास्त्रीय तत्वों का आरोप किया गया हो, उसका सबसे सुंदर उदाहरण पंडित धर्मेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा लिखित महाकवि हरिऔंध का प्रिय प्रवास, जिसमें रस अलंकार की दृष्टि से तो विचार किया ही गया है, परंतु पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों से भी जांचा और परखा गया है। इस युग में शास्त्रीय समीक्षा के कुछ अच्छे उदाहरण हैं, जैसे प्रेम नारायण टंडन का गोदान और गबन, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, डॉक्टर सत्येंद्र रचित प्रेमचंद्र की कहानी कला, उस आदि को देखा जा सकता है। उसके बाद कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन में देखें तो शुक्ल युग के आलोचकों ने आलोच्य कवि की रचनाओं के अध्ययन के साथ कवि के व्यक्तित्व को समझाने का प्रयत्न किया। वस्तु विन्यास, रस पद्धति, अलंकार नियोजन, चरित्र कल्पना, जीवन की व्याख्या आदि का विश्लेषण करके कवि की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना ही आलोचक का मुख्य ध्येय हो गया। इसके अतिरिक्त कवि की कृतियों के आधार पर उसी चिंतन धारा का अध्ययन भी किया, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखित कबीर और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल कृत निर्गुण संप्रदाय संबंधी आलोचना। शुक्ल युग में आलोचना की एक और पद्धति सामने आई, जिसमें कवि के व्यक्तित्व और कलाकृति में अभिन्न संबंध स्थापित किया गया। इस पद्धति में आलोचक कवि के व्यक्तित्व का वह अंश स्पष्ट कर देता है जिसमें कवि को अपनी विशेष विचारधारा और भावात्मकता के लिए सामग्री और प्रेरणा प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के विवेचन में इस पद्धति को अपनाया। डॉक्टर सत्येंद्र ने गुप्त जी की कला पर इसी दृष्टि से विचार किया। इस युग में चरित्रमूलक आलोचना के भी फुटकर प्रयास हुए। इसमें कवि द्वारा कथित अतरंग प्रमाणों के आधार पर जीवनी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करें तुलना और निर्णय की, तो ये दोनों पद्धतियां आरंभ से ही चली आ रही थी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि प्राचीन कवियों पर इसी तरह की आलोचना हुई है। शुक्ल जी कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक मानते हैं, पर उनमें प्रेम की व्यंजना नहीं मिलती। अतः शुक्ल जी की दृष्टि से जायसी का रहस्यवाद अधिक स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास को यह मान्य नहीं। इस प्रकार इन दोनों आलोचनाओं में तुलना और निर्णय स्पष्ट है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी और भगवान दीन ने बिहारी और देव में तुलनात्मक आलोचना पद्धति ही अपनाई। उसके बाद हम बात करें देशकार और समीक्षा की, तो साहित्य को उसकी परिस्थितियों में रखकर आंकने की आलोचनात्मक पद्धति का सूत्रपात शुक्ल जी ने ही किया। उन्होंने सूर, तुलसी आदि कवियों के महत्व को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर आंका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कवियों एवं काव्य धाराओं के देश काल पर विचार किया। इस युग के आलोचकों ने भी इस ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का उपयोग किया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण की कविता को देश काल की परिस्थितियों में रखकर उस पर विचार किया। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक हैं गुलाब राय,
बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम नारायण, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पन्नलाल बख्शी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि। जिसमें बात करें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया साहित्यिक रुचि में परिवर्तन। इससे पूर्व हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही उपयुक्त मानते थे। शुक्ल जी ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी व्यावहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों का जो क्रमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, वह उनके समय की बदली रुचि का प्रमाण है। शुक्ल जी ने लोक मंगलकारी रूप को साहित्य के मूल्यांकन का आधार बनाया और पहली बार मूल्यांकन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य आलोचना सिद्धांत का गहन अध्ययन कर समन्वयवादी आलोचना सिद्धांतों की रचना की। शुक्ल जी ने कविता क्या है, साहित्य, काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों में सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। चिंतामणि में संकलित निबंधों से उनके व्यापक अध्ययन और गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय मिलता है। शुक्ल जी ने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या की। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा तो माना, परंतु रस की परंपरागत व्याख्या उन्हें मान्य न थी। उन्होंने अपने रहस्यवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व देकर उसे लोकमानस से जोड़ा। वे अनुभूति प्रधान काव्यों को ही उत्तम काव्य समझते थे। उनकी अनुभूति आत्माभिव्यक्ति प्रधान अनुभूति से भिन्न थी। उनका मानना था कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। इस प्रकार उन्होंने साधारणीकरण की पुनः प्रतिष्ठा की। रसवादी, नीतिवादी और लोक मंगलवादी होने के कारण शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के काव्य सौष्ठव का उद्घाटन किया, किंतु कबीर, रीतिकाल और छायावाद के कवियों को उचित महत्व न दे सके। इसी तरह प्रबंध काव्यों को उन्होंने श्रेष्ठ माना और मुक्तक काव्य तथा गीतात्मकता को उनका उतना समर्थन नहीं मिल पाया। शुक्ल जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी व्यापक और सजग दृष्टि। अपने समय के इस साहित्यिक विवाद की तरफ उनका ध्यान आता था और वे अपनी राय भी देते थे। जितनी लगन से वे प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे, उतना ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। तभी तो काव्य के अतिरिक्त अपने समय के गद्य साहित्य की सभी पद्धतियों और प्रवृत्तियों को समझकर उन्होंने इतिहास में उसका विवेचन किया। निबंध की विवेचना में उन्होंने लिखा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्यों की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी के बाद हम बात करें बाबू श्याम सुंदर दास की, तो बाबू श्याम सुंदर दास का शुक्ल जी के समकालीन आलोचकों में प्रमुख स्थान है। इन्होंने भी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। बाबूजी ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन शुक्ल जी की तरह वे दोनों का समन्वय नहीं कर सके। साहित्यालोचन ग्रंथ की रचना उन्होंने एमए के विद्यार्थियों को विषय की अधिकाधिक जानकारी देने के लिए की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय करके साहित्य समीक्षा को उदार बनाया। बाबूजी का सिद्धांत प्रतिपादन शास्त्रीय एवं तर्कसंगत है। उन्होंने कवियों की प्रामाणिक जीवनी और अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत की। उन्होंने रंग और अलंकार के साथ साथ उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि नवीन विधाओं का भी विवेचन किया। नाटक पर उन्होंने रूपक रहस्य की रचना की।
कबीर ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी व्यावहारिक आलोचना के प्रतिनिधि ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त बाबूजी ने पत्र पत्रिकाओं में बहुत से आलोचनात्मक लेख भी लिखे। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में तो उनके लेख बराबर ही प्रकाशित होते रहे। प्राचीन पुस्तकों के शोध कार्य का विवरण भी इसी पत्रिका के माध्यम से देते रहे, जो कम महत्व नहीं रखता। इस प्रकार बाबूजी ने हिंदी के आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का प्रयत्न किया और इस दिशा में कार्य करने के लिए अध्यापकों और शोधार्थियों को प्रोत्साहित भी किया। बाबूजी की बात करें हम बाबू गुलाब राय की, तो गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन करके हिंदी आलोचना के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के उपयोग की दृष्टि से सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप ग्रंथों की भी रचना की। उन्होंने छायावाद के दार्शनिक रूप को भी स्पष्ट किया। गुलाब राय के बात करें लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत कला के साथ भाव सत्ता को भी महत्व दिया। उन्होंने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य सिद्धांतों की परख जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत ग्रंथ में भी की। उनके बाद हम देखें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो मिश्र जी का मध्ययुगीन काव्य की साफ सुथरी टीकाओं के लिए तत्कालीन आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। वांग्मय विमर्श, बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी का सामयिक साहित्य ग्रंथों की रचना द्वारा मिश्र जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। तीसरे दशक की आलोचना के विकास में छायावादी कवियों का भी उल्लेखनीय योगदान है। छायावादी काव्यों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगाए गए आरोपों के जवाब में छायावादी कवियों ने अपनी कविता के बचाव में जो आलोचनाएं लिखी, उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने आलोचना को नई दिशा देने के लिए प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का विरोध तो किया ही, नए मूल्यों के प्रश्न भी खड़े किए। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में रीतिकाल के द्विवेदी युग तक की कविता की कमियां बताते हुए छायावादी कविताओं की वकालत की। जयशंकर प्रसाद ने 1936 ईस्वी में हंस के अनेक अंकों में काव्य की आलोचना विषयक निबंध लिखे, जिसका संकलन बाद में काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। इन निबंधों में उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद, नाटकों में रस का स्थान, रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। प्रसाद ने छायावाद की आलोचना में संबंधित 3 काम किए। छायावाद को भारतीय चिंतन परंपरा से विकसित माना, छायावाद को मात्र शैली चमत्कार न मानकर उसका संबंध अनुभूति चमत्कार से जोड़ा तथा छायावादी कविता के सौंदर्य में निहित शिवत्व के दर्शन कराए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत और पल्लव शीर्षक निबंध माला की कविताओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया। परिमल की भूमिका में निराला जी ने मुक्त छंद के विवेचन द्वारा हिंदी में एक नए छंद शास्त्र की स्थापना की। इतना ही नहीं, छायावाद के संदर्भ में अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, जिनमें भाषा, छंद, तुक, लय, समसामयिकता, सार्वदेशिकता, स्थानीयता आदि को लेकर अनेक मौलिक प्रश्न उठाए, जो भावी आलोचना के लिए मार्गदर्शक बने। महादेवी ने भी सांध्य गीत की भूमिका में छायावाद और रहस्यवाद की व्याख्या का प्रयत्न किया। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध उनके स्फुट लेखों का संग्रह है। छायावाद के समर्थकों में नंद दुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामनाथ लाल सुमन और डॉक्टर नगेंद्र आदि उल्लेखनीय है। शुक्ल युद्ध के बाद हम बात करें शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की, तो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना
अपने युग के प्रभावों को ग्रहण करती हुई विकसित होती रही। 2 विश्व युद्धों का विनाशकारी प्रभाव पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ने लगा था। यूरोप में वैज्ञानिकता और भौतिकता के व्याप्त होने से नैतिक मूल्यों का विघटन होने लगा था। वहाँ भोगवादी और अर्थवादी मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा था। फ्रॉयडवादी, मार्क्सवादी और अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव पाश्चात्य साहित्य पर पड़ने लगा। विश्वव्यापी इन चिंतन धाराओं में भारत भी अछूता नहीं रह सका। भारत के जीवन में भी नैतिक एवं साहित्यिक मूल्यों का कुछ सीमा तक विघटन हुआ। फलस्वरूप साहित्य में संघर्ष चेतना की अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाने लगे। हिंदी आलोचना भी उन्हीं के अनुरूप ढलती गई। शुक्लोत्तर युग में आलोचना अनेक धाराओं में विकसित हुई, जैसे स्वच्छंदवादी समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचना और नई समीक्षा। उसमें हम सबसे पहले स्वच्छंदवादी समीक्षा की बात करते हैं। तो छायावाद के साहित्यिक विश्लेषण के लिए स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। इस नई समीक्षा के मानदंड के तत्वों का निर्माण छायावाद की प्रमुख विशेषताओं से हुआ। साथ ही अंग्रेजी की रोमांटिक कविता तथा रोमांटिक क्रिटिसिज्म के अध्ययन का भी इस पर प्रभाव पड़ा। छायावादी काव्यों में आत्माभिव्यंजन की प्रधानता से व्यक्तिवादी साहित्य चेतना का जन्म हुआ। इसलिए स्वच्छंदवादी आलोचकों ने प्राचीन सिद्धांतों से अलग हटकर काव्यों में सूक्ष्म सौंदर्य और सौष्ठव देखने का प्रयत्न किया। आलोचकों ने उपादेयता के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन न कर आनंद को प्रधानता दी। इस समीक्षा में जीवन के प्रति एक ऐसा भावमय दृष्टिकोण है जो अनुभूति को केंद्र में रखकर विकसित होता है। स्वच्छंदवादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक है पंडित नंद दुलारे बाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, जिसमें सबसे पहले हम बात करें नंद दुलारे बाजपेयी जी की, जो छायावादी के समर्थक आलोचक और स्वच्छंदवादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि समालोचक रहे। वाजपेयी जी ने द्विवेदी काल के उत्तरार्ध में आलोचना क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब सरस्वती आदि पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी आलोचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। डॉक्टर भगत स्वरूप मिश्र ने वाजपेयी जी की आलोचना की 2 प्रधान विशेषताएं बताई है। पहली, कलाकार की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन तथा कलाकृति के सौष्ठव का अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण। वाजपेयी जी ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता तथा शुक्ल जी के प्रबंध काव्यवाद, मर्यादावाद और नैतिकवाद से हिंदी समीक्षा को मुक्त किया। उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन भी किया। उन पर पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव था। इस कारण उन्होंने भारतीय रसवाद के सिद्धांत की व्याख्या भारतीय साहित्य शास्त्र के रूढ़ शब्दों में नहीं की। वाजपेयी जी ने रसानुभूति संबंधी अलौकिकता को अस्वीकार किया और कला मात्र के आनंद को रस नाम से अभिभूत किया। वाजपेयी जी को छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचनाओं की गंभीर और विस्तृत समीक्षा का श्रेय जाता है। वाजपेयी जी ने प्रधान समीक्षा ग्रंथ है हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, सुर संदर्भ की भूमिका, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास और नया साहित्य, नए प्रश्न। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो उसके बारे में बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं। उन्होंने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर स्फुट निबंध से किया। हंस पत्रिका में उनका पहला निबंध, जो सुमित्रानंदन पंत पर था, प्रकाशित हुआ। छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मकता के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। सुमित्रानंदन पंत पुस्तक में पंत जी की कविताओं में मनोदशाओं का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। धीरे धीरे वे व्यावहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की ओर आकृष्ट हुए।
रीति काव्यों की भूमिका तथा देव और उनकी कविता से इनका स्पष्ट आभास मिलता है। इनकी व्यावहारिक आलोचनाओं के लिए उन्होंने विविध विषय चुने हैं, जैसे काव्य, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र आदि। उन्होंने मध्य युग से आधुनिक युग तक के कृतिकारों की समीक्षा की है, किंतु वे मुख्य रूप से आधुनिक युग काव्य के आलोचक हैं। उनके कुछ निबंधों में फ्रॉयडीय प्रभाव की झलक मिलती है, इसलिए उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की है। किंतु डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में उन्होंने रस का पूरा विवेचन कर उनकी पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया है। साहित्य को वे आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, इसीलिए अनुभूति तत्वों को विशेष मान्यता देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक साहित्य और समसामयिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे। जहां उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ग्रंथ लिखा, वहीं वे समय समय पर नई कविता, उपन्यासों और कहानियों की भी आलोचना करते रहे हैं। नई समीक्षा, नए संदर्भ ग्रंथ में उन्होंने मूल्यों का विघटन, सांस्कृतिक संकट, आधुनिकता का प्रश्न आदि पर भी विचार व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नए सिद्धांतों की जानकारी देने के लिए उन्होंने काव्य बिंब की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा में भारतीय और पाश्चात्य तत्वों पर विचार हुआ है। वे रस, अलंकार आदि पूर्वी तथा आवेग, कल्पना, चिंतन, अनुभूति, बिंब आदि पाश्चात्य तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों में विकसित किया है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना में दो कार्य किए। एक तो भारत और पश्चिम के आलोचना शास्त्र की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि अनुवादों के माध्यम से सामग्री सुलभ कराई। दूसरी, छायावाद के शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताओं को उजागर किया। डॉक्टर नगेंद्र के बाद हम बात करें पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की, तो द्विवेदी जी ने मुख्यतः छायावादी साहित्य पर ही विचार किया है। वे छायावाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले समीक्षक थे। वे काव्य से जीवन की प्रेरणा प्राप्ति को महत्व देते हैं। उन्होंने इस और संवेदनशीलता को काव्य के उद्देश्य में स्थान दिया। द्विवेदी जी ने छायावादी काव्य के विकास में गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति को सहायक माना है। हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्य की उनके प्रमुख ग्रंथ है। द्विवेदी जी ने इतिहास के आलोक निबंध में वर्तमान कविता के क्रम विकास का तथा छायावाद और उसके बाद निबंध में साहित्य के विकास का अध्ययन किया है, जिसमें उनके वैयक्तिक चिंतन की झलक है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बाद हम बात करें ऐतिहासिक समीक्षा की, तो आधुनिक समीक्षा के आरंभ से ही ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन होते हैं। भारतेंदु, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं में ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति पाई गई है। ऐतिहासिक समीक्षक युग चेतना के प्रभाव के साथ ही यह भी अध्ययन करता है कि किसी रचना में जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान किया है। किसी भी साहित्यकार या रचना का युग और जाति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने अपने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथ में साहित्य और देशकाल का संबंध बताया है, लेकिन कवियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर विचार करने के प्रथम वैज्ञानिक प्रयास शुक्ल जी की समीक्षा में हुए, पर शुक्ल जी ने कवियों को साहित्य की धारा में रखकर नहीं देखा। वास्तव में ऐतिहासिक समीक्षा के समाजशास्त्रीय रूप का विकास परवर्ती काल में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक थे, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वे शुक्ल जी से भिन्न थे। उनकी समीक्षा शैली शुरू से ही स्वच्छंदतावादी एवं ऐतिहासिक रही, जिसमें मानवतावादी और समाजवादी मूल्य भी जुड़े हुए थे।
हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए बताया कि किसी रचनाकार का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए। अर्थात किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और रचनाकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन, परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सुर साहित्य में छायावादी भावुकता की प्रधानता थी, किंतु कबीर में उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्न का लक्ष्य मानते थे। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संकलित उनके एक निबंध का शीर्षक है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हिंदी साहित्य में तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सूर, तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से किया। प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से हुआ। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय माना। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं, काव्य शास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य का मर्म में सामने आई। द्विवेदी जी का महत्व साहित्य के मूल्यों को बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में ही है। तो आज हमने इस वीडियो में शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में भी स्वच्छंदतावादी समीक्षा और ऐतिहासिक समीक्षा के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ नई समीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।